हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, तीनों में से किसी भी पेपर में आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को रखा है तो आप लोगों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। आज यह हमारा पहला क्लास है जहां पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट कवर करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में सिलेबस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको जो है पता चल जाए कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में। देखिए, टॉपिक नंबर फर्स्ट यहां पर आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का क्या है, तो यहां पर आपको पढ़ना है भारत के संविधान सभा के निर्माण के बारे में। संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार जो है हमारे देश के लिए एक जटिल एक लिखित संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा की जाती है, इन सारी बातों को हम आज के इस क्लास में जानने वाले हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस एक बार आप लोगों से निवेदन है कि इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके मोबाइल फोन में यूनिवर्सिटी का ग्रुप है उन सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। सारे बच्चे को एक साथ बुला लीजिए और पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा ताकि चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके और नोट्स बनाते जाइएगा टॉपिक वाइज, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में भी सुविधा हो। और इसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको पॉलिटिकल साइंस किस शिक्षक से पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं। आइए भाई साहब, हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो टॉपिक था हमारा संविधान सभा। संविधान सभा को जानने से पहले हमारे सवाल यहां पर एक बन जाते हैं। वह क्या बन जाता है, तो भाई साहब संविधान, आखिर संविधान आप कहेंगे किसको? संविधान की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और देखो, संविधान जो होता है आप याद रखोगे, यह एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है। क्या है? यह एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है जिस दस्तावेज के आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलती है। कोई भी देश, चाहे वो हमारा भारत हो या फिर विश्व का कोई अन्य देश हो, अगर वहां की शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं तो वह केवल और केवल एक कानूनी दस्तावेज के आधार पर चलता है जो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। चाहे वहां पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो या फिर तानाशाही शासन प्रणाली हो, सैनिक शासन प्रणाली हो, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो, हर जगह जो है आपका संविधान जरूरी है। संविधान जो है आपके दो तरह के हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं? संविधान आपके दो तरह के हो सकते हैं। चाहे वह लिखित संविधान हो सकता है, वह अलिखित संविधान हो सकता है। बताइए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि संविधान आप किसको कहेंगे, संविधान जो है यह कितने प्रकार के होते हैं। अब हम प्रकार पर चर्चा करें इससे पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर इतनी बातें हमको समझ में आ गया, इतने बात आप नोट कर लिए हैं, या फिर स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, ठीक है। आइए भाई साहब, हम अगर बात करें संविधान की, तो संविधान या लिखित रूप में, अलिखित रूप में। अब सवाल यहां से बनता है कि ऐसे कौन से देश हैं जहां पर लिखित संविधान है, तो हमारा भारत जो है यहां पर लिखित संविधान है। आपका ब्रिटेन, पूरे विश्व में ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर अलिखित संविधान अभी भी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश में अलिखित संविधान है, आप कहोगे सर ब्रिटेन में। इसके बाद लिखित संविधान हमारे भारत में हो जाता है। प्रश्न बनती है कि सर लिखित संविधान किसी देश में क्यों जरूरी है और किसी देश का जो है संविधान अलिखित क्यों है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना होगा। क्या समझोगे भाई? शासन प्रणाली को समझो, ध्यान से समझो। शासन प्रणाली को अगर आप समझ जाओगे तो आपको यह बात क्लियर हो जाएगा। शासन प्रणाली जो है यह दो तरह की हो सकती है। एक तो आपका संघीय शासन प्रणाली हो सकता है और दूसरा आपका एकात्मक शासन प्रणाली हो सकता है। नोट करते जाइए, संघीय शासन प्रणाली या फिर एकात्मक शासन प्रणाली। फिर आपके पास दो सवाल आ गया। देखो, सवाल में सवाल बन रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सर संघीय शासन प्रणाली यह क्या होता है, जरा इस पर भी बता दीजिए। एकात्मक शासन प्रणाली यह क्या होता है, इस पर बता दीजिए। समझो ध्यान से। अगर हम बात करते हैं संघीय शासन प्रणाली की, तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं। वह क्या है? द्विसदनीय शासन प्रणाली। यानी कि इस नाम से डायरेक्टली क्लियर हो जाता है कि जहां पर दो सदन होंगे। दो सदन कहां कहां? तो एक तो आपका केंद्र में होगा और एक आपका राज्य में होगा। जैसे कि हम अपने भारत देश की बात कर लेते हैं। हमारे भारत देश में दो तरह की शासन प्रणाली है, इसलिए हम लोग भारत की शासन प्रणाली को संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। यहां पर आप देखते होंगे कि सर केंद्र में भी सरकार है, जैसे कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं और भारत में 28 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश सभी में क्या है, तो आपके मुख्यमंत्री देखने को मिलता है। तो लगभग यहां पर कितने तरह के सरकार हो गए भाई? दो तरह के सदन हो गए, दो तरह की सरकार हो गई। तो यहां पर जो है इस शासन प्रणाली को आप किस नाम से जानिएगा, तो आप कहोगे सर संघीय शासन प्रणाली के नाम से।
कमेंट करके बताइए आप लोग कि संघीय शासन प्रणाली समझ में आया कि नहीं आया। देखो, संघीय शासन प्रणाली पर हम एक और बात आपको बता देते हैं। अब जब सवाल आ ही गया है तो हम हर एक चीजों को जान ही लेते हैं। संघीय शासन प्रणाली में जो है किसी व्यक्ति की पहचान दो तरह से होती है। कैसे होती है? तो आप क्या कहोगे? आप ये भी कह सकते हो कि हम भारत देश के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? भारत देश के निवासी। आप अगर बिहार से हैं तो आप ये भी कहते हो कि हम बिहारी हैं। आप यूपी से हैं तो आप ये भी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं। भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप अपनी पहचान राज्य के तौर पर बता सकते हो और देश के तौर पर बता सकते हो। तो व्यक्ति की पहचान संघीय शासन प्रणाली में किस प्रकार से होती है? तो भाई साहब यहां पर दो तरीके से होती है। सवाल आपके पास क्या था? लिखित अलिखित का। तो सर यहां पर लिखित संविधान क्यों जरूरी है? संघीय शासन प्रणाली में हम लिखित संविधान क्यों मानेंगे? तो देखो, इसको आप बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई दुकान खोलना है, तो दुकान खोलते हैं तो या तो दुकान हम अकेले खोल सकते हैं या हम दुकान दो आदमी के साथ खोल सकते हैं, पार्टनरशिप में जिसको कहते हो। तो यह जो संघीय शासन प्रणाली एक तरीके से पार्टनरशिप के आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। देखो, अगर पार्टनरशिप में कुछ चीजों को ओपन करते हैं तो कभी ना कभी चीजें ऐसी होगी। अगर मान लीजिए मौखिक रूप में कह दिए कि चलो ये चीजें करना है, कभी ऐसा होगा जो हम उस नियम का पालन ना कर सके तो यहां पर विवाद जैसा भाव पैदा हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे या कंपनियां टूट जाएगी। होगा कि नहीं होगा? तो मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा कंपनी की बात है और यहां एक देश की बात है, एक देश बिखर जाएगा। तो यहां तो जरूरी हो जाता है लिखित संविधान। होता है कि नहीं होता है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस दुकान को चलाने के लिए एक लिखित रूप में जो है कानून व्यवस्था बना लेते हैं, अपना नियम वगैरह बना लेते हैं कि किस नियम का हमें पालन करना है। समझ में आ रही है बात? चलिए अब यहां पर आइए अलिखित संविधान की बात करते हैं। तो अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन में है, तो यहां पर अलिखित संविधान क्यों है? देखिए, यहां पर अभी भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। कैसी शासन प्रणाली है? राजतंत्र है। और राजतंत्र होने के कारण यहां पर जो शासन करता है केवल राजा करता है। राजा को ही सब कुछ करना है, चाहे वो किसी राज्य में करना हो या पूरे देश में करना हो। समझ में आ रही है बात? कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सैनिक शासन है। सैनिक शासन किसको कहते हैं? तो सैनिक शासन कहते हैं जहां पर सत्ता का जो क्या कहते हैं, सत्ता का कार्यभार होता है वो किस पर होता है? तो सैनिक के प्रमुख के पास होता है। यानी कि सत्ता जो किसके हाथ में कायम होती है? सैनिक प्रमुख के हाथ में कायम होती है। समझ गया? कुछ ऐसे भी देश है जहां पर तानाशाही शासन व्यवस्था है कि नहीं? तानाशाही शासन व्यवस्था किसको कहते हैं? तो वहां वैसी शासन व्यवस्था, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने बलपूर्वक क्या किया, तो हमारे पापा जी अगर मान लीजिए कि राजा थे तो हम अपने बलपूर्वक क्या किए, हमारे पास गुणवत्ता हो ना हो, हम अपने बलपूर्वक क्या किए, तो यहां पर अपनी सत्ता कायम कर लिए। तानाशाही शासन व्यवस्था इसको कहते हैं। समझ में आ रही है? तो इस तरीके की जो शासन व्यवस्था जहां पर होगी वहां पर संविधान क्या है? अलिखित संविधान अभी भी पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संविधान समझ में आ गया? कमेंट में बताइए यस यस यस। आप लोग एक बार टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। चलिए भाई साहब, देखो यहां पर अगर हम संविधान की बात समझ गए हैं तो अब संविधान सभा को समझते हैं। संविधान सभा पर चर्चा करें तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे पहली बार जो संविधान सभा है इसका निर्माण कहां किया गया? आप कहोगे सर अमेरिका में किया गया। कब किया गया? आप कहोगे सर 1787 ईस्वी में। कब किया गया? 1787 ईस्वी में अमेरिका में फिलाडेल्फिया नामक क्या है एक जगह है, उस जगह पर क्या किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और अमेरिका में संविधान का निर्माण जिसके जरिए किया गया। इसके बाद जो है फ्रांस में आ जाइए। 1789 ईस्वी में क्या होता है? 1787 में अमेरिका में और 1789 में फ्रांस में क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। धीरे धीरे जो है यह प्रक्रिया क्या होती है, तो पूरे विश्व में फैलता चला जाता है। इसी प्रकार हमारे भारत देश में भी आ जाता है। तो अब आइए हम भारत देश में इस प्रक्रियाओं को समझते हैं। इस प्रक्रियाओं को भारत देश में समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है। अब वो चीजें कौन कौन सी चीजें होगी जरा इसको समझिएगा। देखो, भारत में अगर हम बात करें कि संविधान निर्माण की या फिर संविधान सभा के निर्माण की पृष्ठभूमि क्या है, तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1895 ईस्वी में एक विधेयक आया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। क्या नाम था? स्वराज, यानी कि अपना राज। स्वराज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपना राज। स्वराज विधेयक जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया था। और सबसे पहली बार जो है संविधान निर्माण की मांग जो है स्वराज विधेयक के तहत बाल गंगाधर के द्वारा 1895 ईस्वी में किया गया। इसके बाद जो है धीरे धीरे यह प्रक्रिया बढ़ती गई। 1918 में जो है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन था, तो उस अधिवेशन में जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान सभा की मांग की गई। देखो, भारतीय संविधान सभा की या फिर भारतीय संविधान की मांग जो है दो आधार पर किया गया। एक तो भाई साहब औपचारिक मांग हो जाता है और दूसरा जो है क्या हो जाता है, अनौपचारिक मांग। औपचारिक का तात्पर्य क्या है? औपचारिक को हम लोग कह सकते हैं ऑफिशियल, या फिर अनौपचारिक को क्या कह सकते हैं, अनऑफिशियल। ठीक है, तो दो आधार पर जो है ये मांग किए गए। पहले तो इसका जो है अनौपचारिक आधार पर मांग किया गया, जैसे 1895 ईस्वी में संविधान निर्माण का मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया, तो यह अनौपचारिक रूप में था। फिर 1918 ईस्वी में जो है 33वां अधिवेशन जब कांग्रेस का था, तो उस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया, तो भाई साहब संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई, संविधान का मांग किया गया। यह भी जो है अनौपचारिक तौर पर किया गया। अब 1918 के बाद आप आ जाइए 1919 में। 1919 में जो है ब्रिटिश में क्या होता है, तो एक विधेयक पारित होता है। ब्रिटिश शासन में क्या होती है, एक विधेयक पारित होता है, और उस विधेयक में यह बताया जाता है कि भारत का संविधान जो है यह ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन की संसद में निहित है। देखो, महात्मा गांधी जी जो यहां पर आए हुए थे, भारतीय संविधान में इन्वॉल्व हुए, तो बस इसी के कारण इन्वॉल्व हुए थे। क्यों इन्वॉल्व हुए थे, तो भाई साहब यह जो बताया गया था कि भारत का जो है, ठीक है, भारत का जो संविधान है यह ब्रिटेन की संसद में है, पार्लियामेंट में है। किसकी संसद में है? ब्रिटेन की संसद में निहित है। तब महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में कहा था, क्या कहा था, कि भारत का जो संविधान निर्माण कार्य है यह कौन करेगा, तो भारत की राजनीतिक भाग्य रेखा जो है यह कोई भारतीय के द्वारा ही बनाया जाएगा, भारतीय स्वयं बनाएगा। इस पर जो है किसी दूसरे का हम अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि मान लीजिए हमें भारत देश में न रहना है, तो हमें भारत में रहना, चाहे हमें किसी परिवार में रहना है, तो हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहां पर कानून व्यवस्था बनाएंगे। अगर मान लीजिए हमारे परिवार के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कानून व्यवस्था बनाएगा और इस परिवार को जो है वो अच्छी तरीके से जानता ही नहीं है, तो अपने हिसाब से तो कुछ भी बना देगा, जरूरी नहीं है कि मैं उसका पालन कर सकूं। हो सकता है कि नहीं? तो इस आधार पर महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में कहा था कि अगर संविधान बनेगी भारत की, संविधान निर्माण कार्य जो प्रारंभ किया जाएगा, सीधा सीधा याद रखिएगा कि भारत का जो राजनीतिक भाग्य तैयार करेगा वह कौन तैयार करेगा, तो वह भाई साहब कोई भारतीय के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। अब बात आ जाती है 1934 में। 1934 में क्या होता है, तो 1934 में एमएन रॉय के द्वारा, किसके द्वारा, एमएन रॉय के द्वारा जो है सबसे पहली बार ऑफिशियल रूप से, यानी कि औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की जाती है। अब सवाल यहां पर एमएन रॉय का आ गया है, तो हम कुछ और चीजें आपको बता ही देते हैं। देखो, एमएन रॉय ने जो है औपचारिक रूप से जो मांग की थी संविधान निर्माण की या फिर संविधान सभा की, यह किस प्रकार से किया था, तो 1931 में क्या हुआ था, तो एमएन रॉय को जेल में डाल दिया गया था। कहां पर डाल दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था। यह एमएन रॉय जो थे यह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। किस पार्टी के नेता थे? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और इसे 1931 में जेल में डाल दिया गया था। ये जेल में ही थे, और जेल से ही इन्होंने क्या किया था, 1934 ईस्वी में संविधान सभा के गठन के लिए जो है क्या किया, तो अपनी मांग रखी। कैसे रखी, तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक के माध्यम से, अपनी एक किताब के माध्यम से जो है यह मांग रखा था। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है एमएन रॉय के द्वारा संविधान निर्माण का या फिर संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई ऑफिशियली रूप से। अब यहां पर क्या होता है, 1934 के बाद 1935 में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है सबसे पहली बार कब भारतीय संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया था। आप कहोगे सर 1935 ईस्वी में। जब 1934 ईस्वी में एमएन रॉय के द्वारा क्या किया गया, यह प्रस्ताव लाया गया औपचारिक रूप से, तो इसको क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। चलिए, अब यहां पर 1935 के बाद अब हम आ जाते हैं कहां पर, 1938 में। 1938 में क्या होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस घोषणा करती है। क्या घोषणा करती है, कि भारत के संविधान का निर्माण जो है यह वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह फैसला लिया। क्या फैसला लिया कांग्रेस ने? यह फैसला लिया कि हमारे भारत का जो संविधान है इसका जो निर्माण कार्य किया जाएगा, इसके लिए हम एक सभा बनाएंगे, संविधान सभा, और इस संविधान सभा में क्या होगा, तो भाई साहब वयस्क मताधिकार के आधार पर सदस्यों का चुनाव होगा, और वही सदस्य जो है क्या करेंगे,
तो संविधान निर्माण का कार्य करेंगे। फिर यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। समय आ जाता है 1940 का। अब 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। कौन सा प्रस्ताव आता है 1940 में? अगस्त प्रस्ताव आता है, जिसमें सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश शासकों के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। अब ब्रिटिश शासक जो थे, इनके द्वारा क्या किया जाता है, तो बार बार किसी चीज के लिए अगर हम किसी को फोर्स करेंगे तो एक समय जो है वह भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि भारतीयों के द्वारा जो है बार बार इस चीज की मांग ब्रिटिश शासकों के बीच रखा जाता था कि हमें जो है क्या करना है, हमारे देश के लिए एक व्यवस्थित संविधान बनाना है, संविधान सभा का निर्माण करना है। तो बाद में जाकर जब 1940 का समय आया, 1940 में जो है क्या हुआ, तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया और इस अगस्त प्रस्ताव में सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश शासकों ने यह मान लिया कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस रखे गए थे, उस कंडीशंस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आता है। कौन सा मिशन आता है भाई? क्रिप्स मिशन। यहां पर बातों को समझिएगा, कुछ चीजें यहां पर छुपी हुई है। क्रिप्स मिशन जो भारत में आता है, चलिए याद रखने के लिए वैसे हम लोग इसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि क्रिप्स मिशन का पूरा नाम क्या है। फटाफट से आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि क्रिप्स मिशन का पूरा नाम क्या है। फिर देखिए, जब क्रिप्स मिशन या भारत आता है 1942 में, तो इसके पास जो है संविधान निर्माण या फिर संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रस्ताव आता है। अब यहां पर जब प्रस्ताव आता है तो भारत में कई सारे गुट थे, जैसे कि भारत से पाकिस्तान भी अलग होने की बात हो रही थी, मुस्लिम लीग के द्वारा किया जा रहा था। तो इस प्रस्ताव में जितने भी गुट थे, अगर सभी गुटों की सहमति होती तो संविधान निर्माण कार्य हमारा इसी समय से जो है शुरू हो गया रहता। लेकिन यहां पर हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? तो मुस्लिम लीग ने जो है इसका समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग ने जो है इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बोला कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, तो एक अलग से देश चाहिए पाकिस्तान, हम उसके लिए अपना एक अलग व्यवस्था बनाएंगे, आप अपने लिए एक अलग व्यवस्था बनाइए। अगर मान लीजिए इस समय जो है क्या होता, तो संविधान निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ हो जाती, तो सभी के लिए एक ही व्यवस्था होता। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, तो इसको मना कर दिया और इन्होंने कहा कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, हमें अपना एक अलग देश चाहिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, तो 1946 का वक्त आ जाता है। अब 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है। देखिए कैबिनेट मिशन जो है यह किस प्रकार भारत में आता है, इसको समझिए। समय था 1945 का। 1945 में क्या होता है, ब्रिटेन में चुनाव होता है। कहां पर चुनाव होता है? ब्रिटेन में चुनाव होता है। और ब्रिटेन में जब चुनाव होता है तो यहां पर भाई साहब, इससे पहले जो है यहां पर कौन थे, तो भाई साहब चर्चिल का शासन था। और जब चर्चिल का शासन था तो चर्चिल जो है चुनाव लड़ते हैं। इसमें क्लीमेंट एटली नाम के भी एक व्यक्ति थे। क्लीमेंट एटली नाम के भी एक व्यक्ति थे, जो कि कहते हैं क्या, तो यह भाई साहब आपका लेबर पार्टी से चुनाव लड़ता है। किस पार्टी से चुनाव लड़ता है? लेबर पार्टी से चुनाव लड़ता है और यह जीत भी जाता है। लेबर पार्टी से चुनाव जीतने के बाद क्लीमेंट एटली क्या करते हैं, तो यह एक बिल पारित करते हैं, जिस बिल का नाम क्या था? आप कहोगे सर हाउस ऑफ कॉमन बिल। कौन सा बिल? हाउस ऑफ कॉमन बिल जो है यह किसके द्वारा लाया गया, तो आप कहोगे सर क्लीमेंट एटली के द्वारा लाया गया। ठीक है, और यही हाउस ऑफ कॉमन बिल जो था यह कैबिनेट मिशन के रूप में सामने क्या कहते हैं, तो उभर कर आया। और यह कैबिनेट मिशन जिसके जरिए हमारे देश में क्या किया गया, तो संविधान का निर्माण किया गया। समझ गए? देखिए कैबिनेट मिशन जो कि भारत कब आया, आपसे अगर पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में, आप कहोगे सर कैबिनेट मिशन जो है यह 24 मार्च को, कब? 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आता है। लेकिन अपने आप को सामने कब लेकर आता है? अपने आप को यह मई 1946 में, मई 1946 में जो है अपने आप को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करता है। भारत आया कब? 24 मार्च 1946 में यह दिल्ली आया। ठीक है, लेकिन अपने आप को यहां पर व्यवस्थित नहीं किया। व्यवस्थित कब करता है? तो मई 1946 में। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत क्या होती है, तो भारत में संविधान सभा का, किसका? संविधान सभा का निर्माण होता है। याद रख सकते हैं कौन सी ऐसी मिशन थी, कौन सा ऐसा क्या कहते हैं, तो आपका संगठन था जिसके जरिए जो है भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है, तो आप कहोगे सर कैबिनेट मिशन। कब होता है? तो नवंबर 1946 में। अब यहां से आपकी जो है संविधान निर्माण की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखो संविधान का जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का गठन कैसे होता है। यहां पर ब्रिटिश शासकों ने, तो इतना तो आपने जान लिया कि भाई साहब 19 नवंबर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। लेकिन इसमें भी ब्रिटिश शासकों ने कई सारे रूल्स लगाए, कई सारे रेगुलेशंस दिए, जिसके आधार पर संविधान सभा गठित हुई। जैसे कि सबसे पहले इसके द्वारा बताया गया ब्रिटिश शासकों के द्वारा कि ठीक है संविधान सभा गठित होगा
जिसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिसके बारे में जनता को जानकारी नहीं होगी, यानी कि इसमें जो सदस्य चुने जाएंगे उसको जनता नहीं चुनेगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर देखिए कौन चुनेगा, अभी बताते हैं। भारत में लगभग जो है उस समय 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, सॉरी 40 करोड़ के आसपास, कितने, लगभग इस समय 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। तो इसके द्वारा फैसला लिया गया कि हम जो कैंडिडेट खड़ा करेंगे, इसमें सदस्य बनने के लिए जो कैंडिडेट होगा वह प्रत्येक 10 लाख पर एक कैंडिडेट होगा। कितना कैंडिडेट? प्रत्येक 10 लाख पर एक कैंडिडेट होगा। और इस आधार पर इन्होंने डिसाइड किया कि कुल मिलाकर जो है भाई साहब कितने, तो कुल मिलाकर यहां पर 389 सीट इन्होंने क्या किए, निर्धारित किए। 389 सीटें जो है यह डिवाइडेबल था, जिसमें आपका जो है क्या कहते हैं 296 सीट जो था, इसमें ब्रिटिश प्रांतीय सीट था। यह ब्रिटिश प्रांतीय सीटों में भी याद रखिएगा 200 आपका जो है 92 सीट जो था, 292 सीट जो था यह ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आता था। और 4 सीट जो है यह कैबिनेट के या फिर क्या है तो कमिश्नरी के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? कमिश्नरी के अंतर्गत। इस प्रकार सीटों का विभाजन किया गया था। अब यहां पर देखिए, इसके अतिरिक्त जो आपका 93 सीट था, यह 93 सीट देसी रियासत के लिए था, यानी कि राजा रजवाड़ों के लिए था। ठीक है, देसी रियासत के लिए। तो इस आधार पर सीटों का विभाजन किया गया, और यहां पर मुस्लिम लीग की क्या हो जाती है, तो हार हो जाती है। और मुस्लिम लीग की जब हार हो जाती है तो क्या होता है, संविधान सभा का, किसका, संविधान सभा का गठन होता है। किसका गठन होता है? संविधान सभा का क्या होता है भाई साहब, गठन होता है। और इस आधार पर हमारे देश में संविधान बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे मैंने यहां पर नोट डाउन किया है, आपको भी ऐसे ही अच्छे तरीके से हर एक बातों को नोट कर लेना है। अब आइए, जब हमारे देश का संविधान बन जाता है तो देखिए, संविधान को बनाने में भाई साहब कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। समझ गए? देखो, हमारा जो भारत देश का संविधान है, इसे पूर्ण रूप से जो है कब तैयार कर दिया जाता है, तो पूर्ण रूप से यह बनकर तैयार हो जाता है और यह 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है और इसे जो है अंगीकार कर लिया जाता है, यानी कि इसे जो है स्वीकार कर लिया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान, यह पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हो गया? आप कहोगे सर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ गए? अब यहां पर संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया, लेकिन इस समय जो है कुछ ही ऐसे कायदे कानून थे, कुछ ही ऐसे जो है इसके भाग थे जो कि हमारे देश में लागू किया गया था। पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान लागू होता है, यह कब लागू होता है? आपका सब जवाब होगा सर 26 जनवरी 1950 के दिन जो है हमारे देश में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, तो संविधान लागू किए जाते हैं। समझ गए? और इस दिवस को अभी हम लोग 26 तारीख को 26 जनवरी के रूप में मनाए हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए हैं। यानी कि ये 26 जनवरी जो है किस दिवस के रूप में जाना जाता है? आप कहोगे सर गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। जब हमारे देश का संविधान बना था, उस समय हमारे देश के संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो है हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुसूचियां हैं और इसके बाद अनुच्छेद हैं, और इसके बाद जो है 12 क्या है, तो अनुसूचियां हैं। आपको बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जहां पर आप कहोगे सर 415, 465 कुछ इस प्रकार से जो है आपको क्या मिल जाते हैं, तो अनुच्छेद मिल जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मौलिक रूप से अभी भी 395 अनुच्छेद ही है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जिस आर्टिकल्स में क, ख, ग ये सब जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस आधार पर यह लगभग जो है 465 तक पहुंच जाता है। लेकिन मौलिक रूप से कितना है, अभी भी 395 अनुच्छेद ही है। यहां पर अनुसूची लिखा गया, इसको आप सही कर लीजिएगा। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और आपके 8 अनुसूचियां हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। भारतीय संविधान को बनने में समय कितना लगा था, तो आप कहोगे सर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इसमें लगभग जो है 63 लाख से ज्यादा रुपए की खर्चे हुई थी। कितने रुपए की खर्च हुई थी भारतीय संविधान को बनाने में? 63 लाख से ज्यादा का खर्चा हुआ था। तो यह कुल जानकारी जो थी आपके भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित था, भारतीय संविधान सभा के निर्माण से था। ठीक है, अब हम लोग यहां पर समझेंगे
कि भारतीय संविधान सभा का जो संविधान का जो निर्माण किया गया यह किस आधार पर किया गया। जैसे कि संविधान डायरेक्टली जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तो नहीं बनकर तैयार हो गया, इसके लिए कई सारे बैठक हुए होंगे। तो हम लोग संविधान सभा के बैठक के बारे में, सबसे पहली बैठक कब होती है, कितने बैठक हुए, किन बैठकों से गुजरकर हमारा संविधान तैयार हुआ, इसके जो है इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, तो भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। हम उन भूमिकाओं को अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब बताइए आप लोग कमेंट करके, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी है कमेंट में यस टाइप कीजिएगा, हेल्पफुल ना लगी हो नो टाइप कीजिएगा, कोई ऐतराज नहीं है। बस आप लोगों को मुझे जितनी जानकारी थी, जितना मैं जानता था, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको आज के इस क्लास में डिस्क्राइब कर दिया है। आप लोग इसका एक कंप्लीट नोट्स अभी से तैयार करते रह जाइए। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर हेडलाइन बनाया है, आपको उसी प्रकार से हेडलाइन बनाकर क्या करनी है, तो आपको जो है नोट्स तैयार करने हैं, और एक ऐसा नोट्स जो कि आपको रिवीजन करने में क्या कर सके, तो हेल्प कर सके। चीज़ों को आप लोग को रिलेट करके आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। और डेली ये क्लास आपको लगातार इस सप्ताह में 6:30 में मिल जाएगा शाम को। आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। विशेष अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।